हेलो गाइस, आपका अपने स्टडी चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम चर्चा करेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इससे पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं रूस में समाज की संरचना किस प्रकार थी। आज हम पढ़ेंगे रूसी साम्राज्य के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। रूसी साम्राज्य। दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने से आपको समझ में अच्छे से आएगा और फिर भी आपको यदि कोई कमी लगती है तो आप हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में अवश्य पास करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। खासतौर से जो लोग सीटेट या यूपीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देखें, उन्हें भी काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो से मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रूसी साम्राज्य। जैसे कि आप जानते हैं, रूस में लंबे समय से निरंकुश जारशाही का शासन था, जिसकी स्थापना 1325 से 1340 ईस्वी में हुई थी। और जार शासक राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखते थे। जितने भी राजशाही शासन होते थे, चाहे वो फ्रांस के शासक हो चाहे रूस के, वो सब दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखते थे। और रूस की क्रांति के समय जो फ्रांस में शासक था वो कौन था? जार निकोलस द्वितीय। 1914 का रूसी साम्राज्य किस प्रकार का था, इस बारे में बात करेंगे अभी हम। देखिए, वर्ष 1914 में जार निकोलस द्वितीय का रूस और उसका पूरे साम्राज्य पर शासक था। जार निकोलस का कहाँ शासक था? रूस और रूस के पूरे साम्राज्य पर किसका शासक था? जार निकोलस द्वितीय का। कब था? 1914 में। मॉस्को के आसपास का जो क्षेत्र के अतिरिक्त रूसी साम्राज्य में फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एंटोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित थे। मतलब रूसी साम्राज्य में कौन कौन से? फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस आदि कुछ क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित थे। और यह साम्राज्य मध्य एशिया तथा प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। मध्य एशियाई राज्यों में जॉर्जिया, आर्मेनिया, एजरबान भी रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में किस तरह का धर्म था? रूस में सबसे अधिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है रूस के लोग किस धर्म को ज़्यादा मानते थे। रूस के लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे। इस धर्म का उद्भव रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से हुआ था। कहाँ से हुआ था? रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से हुआ था। और रूसी साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शायद और भी रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धर्म के लोग रहते थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के थे। प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम और बौद्ध भी इसमें रहते थे। चलिए आगे देखते हैं रूसी साम्राज्य की विशेषताएँ। जब हम विशेषताओं की बात करते हैं, विशेषता में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे पहले पूछी जाती है कि किस राष्ट्र की कैसी अर्थव्यवस्था थी। तो रूसी साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो निम्न प्रकार से थी। जैसे 20वीं सदी के प्रारंभ में जो रूस की 85% जो जनता थी वो आजीविका के लिए किस पर डिपेंड थी? कृषि पर। अर्थात रूस कैसा राष्ट्र था? रूस कृषि प्रधान देश था। जैसे भारत है कृषि प्रधान देश है, ऐसे रूस कृषि पर डिपेंड था। फ्रांस के 40% और जर्मनी के 50% लोग कृषि कार्यों में संलग्न थे। फ्रांस के कितने थे? 40% और जर्मनी के 50%, जबकि रूस के कितने थे? 85%। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूसी साम्राज्य के जो किसान थे वो अपनी आवश्यकता पूरी करते थे, साथ साथ बाजार की भी आवश्यकता पूरी करते थे। और रूस अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, काफ़ी बड़ा निर्यातक देश था। रूस के जो महत्वपूर्ण औद्योगिक अधिकांश क्षेत्र थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में स्थित था। हालांकि अधिकांश उत्पादन किसके द्वारा किया जाता था? कारीगरों के द्वारा ही किया जाता। औद्योगिक क्षेत्र केवल 2 जगह था, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में, और उत्पादन कारीगर के द्वारा किया जाता था। लेकिन कारीगर वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद हो चुके थे। कारीगरों के वर्कशॉप के साथ क्या हो गया था? बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद थे। ठीक है। 1890 ईस्वी में रेलवे के विस्तार के साथ साथ 1890 ईस्वी में रेलवे का जो विस्तार हुआ था उसके साथ साथ फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी। और इसके साथ ही विदेशी निवेशक भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुँच गए थे। परिणामस्वरूप कोयले का उत्पादन की यदि हम बात करते हैं या स्टील का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया था। और 1900 से कुछ क्षेत्रों में फैक्ट्री मजदूर और कारीगरों की संख्या भी लगभग एक समान हो गई थी कि उतने फैक्ट्री मजदूर थे उतने ही कारीगर थे। कारीगर से क्या समझ? कारीगर तो जो कुशल मजदूर होते हैं वो तो वही मजदूरी है, लेकिन वो कुशल कारीगर जो काम करते थे और फैक्ट्री मजदूर जो वहाँ पर मजदूरी करते थे, इनकी संख्या लगभग एक समान हो गई थी। अधिकांश कारखाने क्या थे? उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। अधिकांश कारखाने उद्योगों की निजी संपत्ति थी। चलिए ये दूसरा हो गया है। अधिकांश कारखाने क्या थे? उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। हालांकि सरकारी विभाग के द्वारा इन फैक्ट्रियों पर नज़र रखी जाती थी। अब सरकारी विभाग जो थे वो इन फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, किस लिए? केवल मजदूरों को न्यूनतम वेतन रखी जाती थी कि
मजदूरों को जो वेतन मिले वो कम मिले और जो कार्य करने का समय वो निश्चित रहे। जहाँ मजदूर कारखानों में सामान्यतः 10 से 12 घंटे तक कार्य करते थे, वहीं कारीगर की जो इकाइयाँ होती थी वो वर्कशॉप में प्राय 15 घंटे तक होती थी। मजदूर तो 10 से 12 करते थे, लेकिन जो कारीगर करते थे वो कितने देर करते थे? लगभग 15 घंटे तक कार्य करते थे। तो रूसी समाज को इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। रूस में 3 तरह के वर्ग थे: उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और सर्वहारा वर्ग। उच्च वर्ग में आते थे जो जारशाही के सदस्य थे, सामंत थे, उच्च अधिकारी थे या साधन, जैसे पादरी वर्ग आता था। और दूसरा आता तो मध्य वर्ग में लेखक, विचारक, जो पढ़े लिखे लोग थे, छोटे सामंत या छोटे व्यापारी थे या कुछ छोटे दार्शनिक थे। और सर्वहारा वर्ग यानी कि तृतीय वर्ग था, जिसमें कृषि लोग आते थे, किसान आते थे, दास आते थे, कारीगर या मजदूर लोग इसमें आते थे। इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे रूसी समाज की कंडीशन वो किस प्रकार से थी। चलिए आगे देखते हैं मजदूरों की स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति किस प्रकार थी? मजदूरों को समूह या उनके कौशलों में विभाजित किया जाता, मतलब मजदूरों में भी डिवाइडेशन हो गया था कि वो या तो सामूहिक समूह के रूप में काम करेंगे या वो, और उनको कौशल द्वारा विभाजित किया जाता। कुछ मजदूर तो अपने आप को साहब कहते थे, अधिकारी कहते थे। जो कुशल मजदूर होते वो अपने आप को साहब या अधिकारी भी कहना पसंद करते थे। कुछ मजदूरों का संबंध गांव से था तो कुछ का संबंध शहरों से भी था। और सेंट पीटर्सबर्ग के जो धातुकर्मी मजदूर थे वो स्वयं को दूसरे मजदूरों से कुलीन या अरिस्टोक्रेट समझते थे, क्योंकि इनके कार्य में एक अच्छे प्रशिक्षण या निपुणता की आवश्यकता होती और ये अपने आप को साहब कहलाना भी पसंद करते थे। अगला टॉपिक में आता है वर्ष 1914 में लगभग 31% जो महिलाएं थी वो फैक्ट्री में मजदूर के रूप में कार्य करती थी, लेकिन मजदूरी में इनको पुरुषों की अपेक्षा कम मिलती थी। मजदूरी कम मिलती तो काम ज़्यादा करती थी। कुछ संगठन भी इस समय कार्यरत थे जो बेरोजगार मजदूरों को इनके कठिन दौर में वित्तीय मदद किया करते थे, लेकिन कभी कभी मजदूर संगठित होकर हड़ताल भी किया करते। मजदूर संगठन हो चुके थे, उनमें कोष की भी व्यवस्था थी, तो वो ऐसे मजदूर की हेल्प करते थे जिन्हें पैसे की या किसी चीज़ की जरूरत होती थी, या कोई फैक्ट्री बंद हो जाती थी, किसी मजदूर को चोट लग जाती थी, तो वो उसको मेहनताना दिलवाने के लिए भी हेल्प किया करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की क्या स्थिति थी? ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जमीन पर किसानों के द्वारा ही कृषि की जाती थी, और जो विशाल संपत्ति थी उस पर कुलीन वर्ग, राजशाही या ऑर्थोडॉक्स चर्च का अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। यहाँ धार्मिक किसान थे वो धार्मिक आधार पर बटे हुए थे, और इनके मध्य सामंत या नवाबों के लिए कोई विशेष सम्मान नहीं था। कुलीन को शक्ति जो है जार के द्वारा, कुलीनों को जो शक्ति मिली थी वो जार को उनके द्वारा दी जाने निष्ठा या सेवा से मिलती थी, और जिससे उनको लोकप्रिय मिलती थी, ना कि मतलब लोकप्रिय से नहीं मिलती थी। उन्हें कुलीनों को जो शक्ति मिलती थी वो जार को उनके द्वारा की जाने वाली सेवा या निष्ठा से मिलती थी, कि वो कुलीन के प्रति मतलब जार प्रति कितने निष्ठावान है, उनकी लोकप्रियता से उनको नहीं मिलती थी। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के जो कृषक थे वो कुलीनों का सम्मान करते थे, लेकिन और उन्होंने उनके लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी, लेकिन जो रूस के किसान थे वो विशेष यूरोपीय की अपेक्षा भिन्न थे। रूसी कृषक चाहते थे कि कुलीनों से ज़मीनें लेकर के इनको दे दी जाए, और ये कभी लगान नहीं चुकाते थे। इनके द्वारा कई जगह पर जमींदारों की हत्याएं भी की जाने लगी थी। ऐसे थे यहाँ के किसान। अब देखिए वर्ष 1902 में दक्षिण रूस और 1905 में संपूर्ण रूस में एक ऐसी घटनाएं घटने लगी थी कि रूसी कृषक समय समय पर अपनी संपूर्ण जमीन कम्यून या मेड को दे देते थे। फिर कम्यून प्रत्येक कृषक के परिवार की आवश्यकता के अनुसार उन्हें भूमि वितरित करता था। रूस में समाजवाद। वर्ष 1914 से पहले बनी राजनीतिक पार्टियां कैसी थी? वो गैर कानूनी थी। जब रूस में समाजवाद की संरचना होती है तो 1914 से पहले बनी राजनीतिक पार्टियां होती है वो सब गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्क्स पार्टी के रूप में, यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, मजदूरों की पार्टी थी, इसका गठन किया था। लेकिन पार्टी को सरकारी आतंक के कारण गैर कानूनी संगठन के रूप में कार्य करना पड़ता था। कुछ समय पश्चात इस पार्टी ने अपना अखबार निकाला और मजदूरों को संगठित कर हड़ताल आदि कार्यक्रम करना भी प्रारंभ कर दिया था। कुछ रूसी समाजवादियों का मानना था कि रूसी किसान स्वाभाविक रूप से क्या समाजवादी है। समाजवादी मानते थे जो रूसी किसान है वो उनका स्वभाव ही समाज का है, जिसका मुख्य कारण उनके द्वारा समय समय पर भूमि का वेतन करना, और वो भूमि को इकट्ठा करते मीर के पास या कम्यून के पास और दोबारा उसको डिस्ट्रीब्यूट कराते थे। इसी आधार पर यह माना गया था कि रूस की क्रांति का मुख्य शक्ति मजदूर न होकर कृषि रहे होंगे। यही माना गया था कि रूस की क्रांति का मुख्य शक्ति मजदूर न होकर के किसान भी रहे होंगे। 19वीं शताब्दी में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया, और इस पार्टी ने कृषकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के द्वारा अधिकृत की गई भूमि को कृषकों को वापस कर दी जाए। ऐसी मांग उन्होंने की। लेनिन और समाजवादी आंदोलन। लेनिन जो कि एक लोकतंत्रवादी थे। लेनिन कौन थे? लोकतंत्रवादी थे।
और वित्तीय मतभेदों के कारण कृषक एक समूह नहीं था। इसी विभेद के कारण ये लोग समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते थे। जो वित्तीय मतभेद थे, मतलब लोगों के पास वित्तीय क्या था, धन की कमी थी ना, उस धन से कुछ मतभेद थे और उसी के कारण ये लोग समाज में वित्ता नहीं कर पा रहे थे। कालांतर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई, बोल्शेविक और मेंशेविक। कौन कौन से भाग में हो गए, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक पार्टी का जो नेतृत्व यह लेनिन के द्वारा किया गया था, जबकि लेनिन के अनुसार जार, लेनिन क्या कहते थे, लेनिन कहते थे कि जार अर्थात राजा, रूस के राजा को जार कहा जाता था, कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी को अधिक अनुशासन में रहना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या पर पूरा नियंत्रण भी होना चाहिए। जबकि मेंशेविक कहते थे कि पार्टी में सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए जर्मनी में, जैसे जिस प्रकार जर्मनी में मिल रही है। तो बोल्शेविक में जार का मतलब एक बार फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जार का मतलब क्या था कि दमनकारी पार्टी, जो पार्टी है, उस पार्टी को अनुशासन में रहना चाहिए, उनको अपने सदस्यों को पर पूरा नियंत्रण रहना चाहिए। लेकिन मेंशेविक है, पार्टी में जितने भी सदस्य उनको सदस्यता मिलनी चाहिए। पार्टी मेंशेविक इस तरह बात करें, पार्टी में जो भी हैं, जितने भी लोग आना चाहते हैं वो सब समय अपनी सदस्यता ले सकते हैं, जैसे जर्मनी में सभी को मिली हुई थी, यानी कि कुछ। चलिए, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। चेकमेट में आता है कि वर्ष 1914 में संपूर्ण रूसी साम्राज्य पर किसका शासन था। तो जैसा आपको पता है किसका शासन था, जार था। क्या नाम था जार का, जार निकोलस द्वितीय। रूस में सर्वाधिक किस धर्म को मानने वाले लोग थे, ऑर्थोडॉक्स। और रूस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था, आपको बता दिया चित्र के माध्यम से, 3 वर्गों में विभाजित था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। और फिर कहूँगा वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।